जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। देखिए, लास्ट वाली वीडियो में हमने बात की थी बौद्ध धर्म पर। इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। महाजनपद कैसे बने इसके बारे में हमने ऑलरेडी वैदिक काल में बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है अतरंजी खेड़ा। वहाँ पे लोहे की खोज हो गई, जिसकी वजह से जनपद जो है जा करके वहाँ रहने लगे और कई सारे जनपद जो हैं एक जगह पर रहने लगे, तो वही बनाए महाजनपद और वही आगे चल करके आपके 16 महाजनपद बन गए, जिनको आप इसमें पढ़ोगे। अगर बात करें कि इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो दो ग्रंथ हैं, एक है बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म में भगवती सूत्र। तो दो धर्म कौन कौन से हैं? एक तो हमारा अंगुत्तर निकाय है और दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारा भगवती सूत्र। ठीक है, इन दोनों ग्रंथों से हमें 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है। देखिए, यहाँ पर आपको 16 महाजनपद जो है, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये जो 16 महाजनपद हैं उनकी राजधानियों के बारे में एक तरफ लिखा रहेगा और एक तरफ उनके नाम लिखे रहेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इनका मिलान करिए। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन बनेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ से आपसे बोल दिया कि भाई आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको याद कर लो, तो आप याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको एक टेबल दे देंगे, उसके थ्रू आप क्या कर लोगे, इसको याद कर लोगे और धीरे धीरे जो है हम जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम आपको इन जो महाजनपद हैं उनके बारे में बताते रहेंगे और उसकी राजधानी के बारे में भी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। अब अगर बात करें 16 महाजनपद में सबसे जो हमारा मेन जनपद आता है वो कौन सा था? तो वो था मगध। ठीक है, मगध पर राज करने वाले जो 7 राजवंश थे उसके बारे में आपको पढ़ना होगा इसमें। इसी में से आप पढ़ोगे मौर्य वंश के बारे में भी। ठीक है, मौर्य वंश जो है इसमें सबसे प्रभावशाली राजवंश रहा, जो कि आप देखोगे भी आगे चल करके। ठीक है, जिसमें अशोक आए थे और इसी में आप पढ़ोगे सिकंदर के बारे में भी कि सिकंदर किस तरीके से जो है भारत में प्रवेश कर रहा था और चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर के कैसे उनको भारत में घुसने से विफल किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप किस में पढ़ोगे? महाजनपद में ही पढ़ोगे, यानी कि मगध के अंतर्गत आप पढ़ोगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पर आपको एक चीज़ ये समझ में आ गई होगी कि हमें क्या चीज़ पढ़ना है। हमें पढ़ना है मगध के बारे में। ठीक है, तो अगर मगध के बारे में हमें पढ़ें तो देखा जाए कि मगध पर कितने राजवंशों ने शासन किया। तो मगध पर कुल 7 राजवंश जो थे जिन्होंने शासन किया। कौन कौन से वो 7 राजवंश थे? पहला था हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश, चौथा मौर्य वंश, फिर नेक्स्ट शुंग वंश, कर्णो वंश और सातवाहन वंश। ये 7 राजवंश थे जो मगध पर शासन किए थे। इनको अगर आपको याद कैसे करोगे भाई कि 7 राजवंश हैं, इनको हम याद कैसे करेंगे? तो इनके लिए एक ट्रिक है हसीन मसुक शाह। ठीक है, इस ट्रिक के थ्रू आप इसको क्या कर सकते हो, इसको आप याद भी रख सकते हो। ठीक है, हसीन मसुक शाह। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हा से आपका हर्यक हो जाएगा, सी से शिशुनाग, ना से नंद, मा से मौर्य, सु से शुंग, का से कर्णो और सा से सातवाहन वंश। ये ट्रिक जो है इसको ध्यान में रखिएगा। इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, मगध पर राज करने वाले 7 राजवंशों के नाम आप याद रख सकते हो। क्लियर है? अब अगर बात करा जाए तो सबसे पहला राजवंश कौन सा था? हर्यक वंश था। लेकिन इससे पहले एक राजवंश और हमें देखने को मिलता है जिसका नाम था बृहद्रथ। लेकिन इसकी कोई ऐतिहासिक जानकारी हमें नहीं मिलती है। बस क्या है कि इसकी चर्चा है महाभारत में। ठीक है, इसलिए हम बृहद्रथ वंश को भी कंसीडर यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बृहद्रथ वंश की। अगर हम यहाँ पर बृहद्रथ वंश की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि इसके संस्थापक कौन थे। तो खुद बृहद्रथ ही इसके संस्थापक थे। इनके 2 पुत्र थे, एक थे सहदेव और दूसरे थे जरासंघ। यहाँ पर जो जरासंघ हैं, ठीक है, जरासंघ की लड़ाई हुई थी भीम से। आप जरासंघ का किला भी देखोगे। ठीक है, जरासंघ का किला भी देखोगे कहाँ पर है? बिहार में है। इनके बृहद्रथ के पुत्र थे कौन? जरासंघ। और जरासंघ की लड़ाई किससे हुई थी? भीम से हुई थी। जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को क्या कहा जाता है? उस युद्ध को कहा जाता है मल्ल का युद्ध। ठीक है, तो यानी कि जरासंघ और भीम के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसे किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? उसे मल्ल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में बात करें सहदेव की, तो सहदेव ने बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं किया। ठीक है, इसलिए इनका बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं मिलता है। इसके बाद में सहदेव जो हैं, इनके सहदेव के पुत्र हुए रुपंजय। रुपंजय की हत्या कर दी बिंबिसार ने। रुपंजय जो है अंतिम शासक थे, अयोग्य शासक थे ये भी। ठीक है, इसलिए इन्होंने अपना एक सेनापति रखा जिसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार ने क्या कर दी? रुपंजय की हत्या कर दी और रुपंजय की हत्या करने के बाद में स्थापना कर ली हर्यक वंश की। तो यहाँ से आप क्या पढ़ोगे? हर्यक वंश पढ़ोगे। क्लियर है? तो जो मगध पर शासन करने वाले जिनके हमें प्रमाण मिलता है कि कौन कौन से 7 राजवंश थे, उनकी स्टार्टिंग अब यहाँ से होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हर्यक वंश की। तो देखिए, हर्यक वंश पर अगर देखा जाए तो टोटल 4 जो हैं शासक हुए जिन्होंने मगध पर शासन किया हर्यक वंश के अंतर्गत। पहले थे बिंबिसार, दूसरे थे अजातशत्रु, तीसरे थे उदयन और चौथे थे नागदशक।
ठीक है। अब बात करें अगर हम बिंबिसार की, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो जाते हैं? बिंबिसार हो जाते हैं। इन्होंने इसकी राजधानी बनाई राजगीर को, ठीक है। इन्होंने राजधानी क्या बनाई? राजगीर को बनाई। इनका एक सपना था वैशाली पर आक्रमण करना, ठीक है। ये चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से हम मगध को क्या कर लें, मगध का जो साम्राज्य है उसको बड़ा कर लें। ये काफ़ी ज़्यादा साम्राज्यवादी विचारधारा का था, इसलिए इन्होंने साम्राज्य के विस्तार के लिए कई सारे कूटनीतिक जो है अपनाई। जैसे इन्होंने विवाह किया, मित्रता की, ठीक है, किसी की मदद की। इस तरह से करते करते इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन ये वैशाली को भी अपने में मिलाना चाहते थे, लेकिन वैशाली को ये मिला नहीं पाए। इन्होंने वैशाली को मिलाने के लिए वैशाली पर आक्रमण भी किया, लेकिन हुआ क्या? अंततः ये पराजित हो गए। इनके यहाँ है क्या कि इनके यहाँ एक वैद्य थे जिनका नाम था जीवक। ये इनके राजवैद्य हुआ करते थे। एक बार बात क्या हुई कि अवंती ये राजा थे जिनका नाम था चंद्रप्रद्योत। उनको एक लाइलाज बीमारी हो गई थी जो सही नहीं हो रही थी। ये बात जो है बिंबिसार को पता चली, और बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जो था जीवक, उनको कहाँ भेज दिया? अवंती भेज दिया। और जब अवंती भेजा तो इन्होंने जो है, यहाँ के शासक कौन थे? चंद्रप्रद्योत। तो जब अवंती भेजा तो इनके राजा जो थे चंद्रप्रद्योत, इनकी जो लाइलाज बीमारी थी वो सही हो गई। बदले में इन्होंने बिंबिसार से मित्रता तो की ही, साथ ही साथ अवंती को क्या कर दिया? मगध के अधीन भी कर दिया, ठीक है। तो अवंती क्या हो गया? मगध के अधीन हो गया, ठीक है। फिर अगर बात करें बिंबिसार की, तो बिंबिसार मैंने बताया कि बिंबिसार क्या थे? साम्राज्यवादी विचारधारा के थे। ये क्या थे? अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। तो ये विवाह, मित्रता, मदद, इस तरह से करते करते ये क्या करते थे? अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। लेकिन भाई साम्राज्य का विस्तार कर रहे हो, लेकिन लड़के बच्चों को भी ध्यान में रखो। ये शादी पर शादी किए जा रहे थे। अजातशत्रु यहाँ पर बड़े हो गए थे। अजातशत्रु भी भाई साहब शादी करना चाहते थे, लेकिन इनका विवाह हो नहीं रहा था। और ये जिससे प्यार करते थे, उन्होंने कहा कि जब तक कि तुम सिंहासन पर बैठोगे नहीं, तब तक कि हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे। अब भाई इनको क्या करते? ये इन्होंने कर दी अपने पिता की हत्या, ठीक है। अपने क्या कर दी? अपने पिता की हत्या कर दी। और पिता की हत्या करने के बाद में खुद क्या करे? सिंहासन पर बैठ गए और शादी कर लिए। अब पिता की हत्या करने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? पितृहंता कहा जाता है। तो अजातशत्रु ने क्या किया था? अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पितृहंता कहा जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अजातशत्रु को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इन्हें कुड़िक भी कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? कुड़िक कहा जाता था। अजातशत्रु की अगर बात करें तो अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है। अजातशत्रु यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने वैशाली पर आक्रमण कर दिया। कहा कि पिता की हत्या कर दी है, लेकिन पिता का सपना जरूर से पूरा करेंगे। तो इन्होंने क्या कर दिया? वैशाली पर आक्रमण कर दिया। वैशाली पर आक्रमण करने के लिए इन्होंने अपने एक मित्र को जासूस बनाकर भेजा जिसका नाम था वर्षकार, ठीक है। कहाँ भेजा? वैशाली भेजा। तो यहाँ पर हमने लिखा भी है, ये देख लीजिए आप लोग। जासूस कौन था? वर्षकार था। वर्षकार जब गया तो वैशाली के बारे में इन्होंने पूरी जानकारी दे दी कि कितनी सेना है, क्या है, कैसे है, कहाँ पर गुप्त द्वार है, कैसे आप आक्रमण करोगे, क्या चीज़ें कमी है, क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। तो वर्षकार के कहने पर ही इन्होंने बताया कि 2 हथियार जो है यहाँ पर शामिल करो। तो 2 हथियार कौन से थे? एक था रथमूसल और एक था महाशिला कंठक। बाहुबली मूवी देखे हो? बाहुबली में जो भल्लाल देव था, एक रथ में आगे तलवार बांध करके जा रहा था, चक 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 काटते चला जा रहा था, और इधर बाहुबली, ठीक है, वो क्या थे? वो इधर से पत्थर फेंक रहे थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो फोटो, यहाँ पे हमने लगा भी दिया है। ये क्या था? महाशिला कंठक। ये देखो, यहाँ पे पत्थर भर दिया जाता था और यहाँ से पत्थर जो है फेंकते थे। तो ये था महाशिला कंठक, मतलब बड़े बड़े पत्थर जो है फेंका जाता था, ठीक है। और ये था रथमूसल। ये देखो घोड़ा बंधा है, इधर भल्लाल देव बैठे थे और ये जो है काटते चला जा रहा था, ठीक है। तो महाशिला कंठक और रथमूसल जो है वर्षकार के कहने पर इन्होंने वैशाली के आक्रमण पर इस्तेमाल किया था, ठीक है। अब फिर से बात वही आ जाती है कि अजातशत्रु भी भाई अपने साम्राज्य का विस्तार करते जा रहे थे, लेकिन इनके पुत्र थे उदयन ऐसे बैठे थे, शादी नहीं हो रही थी और सिंहासन नहीं मिल रहा था। सेम कंडीशन इनकी भी थी। इन्होंने क्या कर दी? अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। तो उदयन ने किसकी हत्या कर दी? अजातशत्रु की हत्या कर दी। इसलिए ये भी अब क्या हो गए? पितृहंता। ये भी क्या कहलाएंगे? पितृहंता ही कहलाएंगे। तो हम बात करेंगे उदयन की, तो उदयन क्या कहलाते हैं? पितृहंता कहलाते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी बना दी पाटलिपुत्र को, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बना दी? पाटलिपुत्र को बना दी। क्यों बनाई पाटलिपुत्र को? तो देखिए हुआ क्या, अजातशत्रु ने क्या कर दिया था? अजातशत्रु के ही समय पहली बार बौद्ध संगति हुई थी। क्या हुई थी? पहली बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ पर हुई थी?
राजगीर में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? राजगीर में। राजगीर में किस जगह पर? एक गुफा है जिसका नाम है सप्तकर्णी गुफा। तो सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। बात आई समझ में? अब जो है यहाँ पर जब उदाइन आए तो उदाइन ने कहा भाई यहाँ पर तो क्या हो गया है, बौद्ध संगति हो गई है। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए लोग आ रहे होंगे, तो जिस तरह से वैशाली में लोग घुस गए थे, ये जासूस वर्षकार, पता नहीं चला, ऐसे ही पता चले कि फिर से यहाँ पर राजगीर में घुस जाए और भाई दिक्कत हो जाए। और ये भी था कि वैशाली मिलने के कारण से इनका राज्य काफ़ी बड़ा हो गया था, तो ये एक चाहते थे कि एक सेंटर जो है इनको मिल जाए। तो इन्होंने क्या किया, उदयन ने पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की और उसे ही क्या कर दी, अपनी राजधानी बना दी। ठीक है, तो पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना किसने की? तो उदयन ने की, और इन्होंने ही उसको क्या कर दी, अपनी राजधानी बना दी। कहाँ पर इसको बसाया? तो गंगा और सोन नदी के संगम पर इसको बसाया। ठीक है, अब हुआ क्या, इन्होंने और कुछ ज़्यादा काम नहीं किया। उदयन के बाद जो है इनके पुत्र आए नागदशक। नागदशक से पहले ही उदयन ने कह दिया था कि भैया तुम हमको मारना नहीं, जब तुम बोलना गद्दी पर बैठने के लिए हम तुमको बैठा देंगे, हमको मारना नहीं। ठीक है, तो इसके बाद में अगले शासक कौन आ जाते हैं? नागदशक आ जाते हैं। लेकिन नागदशक क्या थे? अयोग्य शासक थे। इन्होंने अपना एक सेनापति रखा, शिशुनाग को। ठीक है, सेनापति किसको बनाया? शिशुनाग को बनाया। शिशुनाग ने क्या कर दी, इनकी हत्या कर दी और स्थापना कर दी शिशुनाग वंश की। ठीक है, तो यहाँ तक था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद अब आएगा शिशुनाग वंश। हम अगर बात करें शिशुनाग वंश की, तो इसके संस्थापक खुद कौन हो जाते हैं? शिशुनाग हो जाते हैं। और इन्होंने अपनी राजधानी बदल दी, पाटलिपुत्र से क्या कर दिया, वैशाली अपनी राजधानी ट्रांसफर कर दी। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए कितने शासक आते हैं, तो 3 शासक आते हैं। एक आते हैं शिशुनाग खुद, फिर उसके बाद में काला अशोक, और दूसरे आते हैं नंदी वर्मन। ठीक है, तो अगर बात करें हम शिशुनाग की, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ राजधानी बदली। इसके अलावा देखिए इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर ये शासक रहे होंगे तो कुछ ना कुछ तो काम करते ही रहे होंगे। तो छोटे मोटे कामों को हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतिहास में बहुत सारा चीज़ है। अगर छोटे मोटे कामों को आप पढ़ते रहोगे तो इतिहास कभी ख़त्म ही नहीं कर पाओगे और फिर सिलेक्शन भी नहीं ले पाओगे। तो हमें उतना ही पढ़ना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या याद रखना है, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? खुद शिशुनाग। और राजधानी क्या बनाई इन्होंने? वैशाली को अपनी राजधानी बना दी। अगले शासक आते हैं काला अशोक। काला अशोक के समय ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, आपको सभी को पता है। इन्होंने द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई? वैशाली में हुई। देखिए राजधानी क्या थी? वैशाली थी। राजा कौन बने? अगले शासक काला अशोक। दूसरी बौद्ध संगति हुई कहाँ हुई? वैशाली में हुई। अब देखिए जब दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हो गई तो इन्होंने दिमाग लगाया कि भाई यहाँ पर जो है अब फिर से लोग आने लगे हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कई सारे बौद्ध भिक्षु आने लगे हैं। उसी में पता नहीं कौन बौद्ध भिक्षु बन के आ जाए और वो जासूस निकले और पता चले कि फिर से हमारे ऊपर आक्रमण कर दे और हमारी नैया डूब जाए। तो इन्होंने क्या किया? वैशाली को क्या कर दिया? अपनी सांस्कृतिक राजधानी बना दी। वैशाली को इन्होंने क्या कर दिया? अपनी सांस्कृतिक राजधानी बना दी। तो आपसे पूछेगा कि किसके समय में 2 राजधानियां रहीं? तो काला अशोक के समय में वैशाली को बनाया सांस्कृतिक राजधानी और पाटलिपुत्र को बनाया प्रशासनिक राजधानी। क्लियर है भैया? बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में इन्होंने भी बहुत ज़्यादा कुछ काम किया नहीं था, तो अगले शासक आ जाएंगे नंदी वर्मन। नंदी वर्मन की अगर बात करें तो नंदी वर्मन जो है एक अयोग्य शासक थे, अंतिम शासक थे। इन्होंने अपना सेनापति रखा महापदम नंद को। महापदम नंद ने क्या कर दी? इनकी हत्या कर दी और इनकी हत्या करने के बाद में स्थापना की नंदवंश की। ठीक है, किसकी स्थापना की? नंदवंश की स्थापना की। अब अगर यहाँ पर महापदम नंद के बारे में पढ़ा जाए तो महापदम नंद जो है कहा जाता है कि शूद्र जाति के थे। ठीक है, किस जाति के थे? शूद्र जाति के थे। ये बहुत मतलब घमंडी और क्रूर था। ठीक है, इन्होंने जो है उपाधि ली एकराट की। ठीक है, जब इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग पर आक्रमण करने के बाद में जब कलिंग को जीत लिया तो इन्होंने कहा एकराट। एकराट का मतलब होता है एक ही राजा, मतलब हमारे अलावा और कोई राजा नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? एकराट की उपाधि कब ली? जब इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। इसके अलावा इन्होंने सर्व छत्रांतक की उपाधि ली, यानी कि राजपूतों का विनाश करने के लिए इन्होंने किसकी उपाधि ली? सर्व छत्रांतक की। और जब कलिंग पर आक्रमण किया तो इन्होंने एकराट की उपाधि ली। क्लियर है? अब अगले शासक आ जाएंगे इसी में धनानंद। इसके अलावा आपको इसमें और कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अगले शासक की बात करें तो कौन आ जाते हैं? धनानंद आ जाते हैं। इसमें भी आप 2 ही शासक के बारे में पढ़ोगे। धनानंद ने क्या किया? जब भाई महापदम नंद ने कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग को अपने में मिला लिया
तो अगले शासक आएंगे धनानंद। धनानंद ने क्या कर दिया, कलिंग पर नहर का निर्माण करवा दिया। ठीक है, तो कलिंग में नहर का निर्माण किसने करवाया था, तो धनानंद ने करवाया था। अब देखिए ये समय है 326 ईसा पूर्व का, और आपको पता है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर धीरे धीरे क्या कर रहा था, भारत की ओर बढ़ रहा था। ये खबर जो है चाणक्य को लग गई कि सिकंदर जो है भारत में प्रवेश कर रहा है, और इसने क्या किया था, सिकंदर ने 326 में पोरस और आम्भिक पर क्या कर दिया था, आक्रमण भी कर दिया था और उनको अपने अधीन भी कर लिया। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर देखोगे। तो सिकंदर इसी के समय क्या है, इसी समय क्या है कि भैया सिकंदर जो है भारत में प्रवेश कर रहा था। बेसिकली कहाँ पर, कंबोज और गंधार वाले एरिया में। ठीक है, जो अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला एरिया है, उस वाले एरिया में जो है इंटर कर लिया था। और वहाँ पर एक शासक थे जिसका नाम था आम्बिक, उन पर उसने आक्रमण भी कर दिया। ठीक है, जब आक्रमण किया तो भाई सिकंदर के नाम से सब कांपते थे। अब आम्बिक के सामने जैसे सिकंदर पहुंचा, सिकंदर की सेना पहुंची, वैसे ही घुटने पर बैठ गए और कहें हमको मत मारना मालिक, जो बोलो हम करेंगे। ठीक है, जहां बोलो वहां हम चलेंगे, जैसे बोलो वैसे करेंगे। कहें कि ठीक है, तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो मेरे साथ अपनी सेना लेकर के। कहें ठीक है मालिक चलिए, तो चल दिए। कहें कि महाराज इधर नहीं इधर चलिए, एक राजा है बहुत अपने आप को बहुत बलवान समझता है। कहें कौन है, चलो देखते हैं, लेके गए पोरस के पास। तो इन्होंने क्या की, आम्बिक के बाद इनकी लड़ाई किससे हुई, पोरस से हुई। ठीक है, अब पोरस से जब इनकी लड़ाई हुई तो पोरस ने इनका डट कर सामना किया है, अपनी सेना में हाथियों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, इनकी सेना में क्या थे, हाथी थे पोरस के। हाथी जैसे घोड़े के सामने आ जाए, घोड़ा दोनों टांग उठा करके जो उसके ऊपर बैठे थे सेना उनको गिरा दे। अब भाई सिकंदर की सेना धीरे धीरे हारने लगी। जब सिकंदर की सेना हारने लगी तो सिकंदर ने कहा कि हाथी के आँख पर वार करो। अब हाथी के आँख पर वार किया, हाथी जैसे अंधा हुआ, हाथी पगला गया। हाथी पगला गया, धीरे धीरे पोरस की सेना हारने लग गई। और जब पोरस की सेना हारने लग गई तो हुआ क्या, भाई सिकंदर की सेना ने पोरस को घसीटते हुए सिकंदर के सामने ले गए, उसे कहा कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, हम तुमको बख्श देंगे। लेकिन पोरस ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और कहा तुम हमको मार दो। ठीक है, ये ठोगी हुई ज़िंदगी हमको नहीं चाहिए, मार दो हमको। अब सिकंदर इस बात से काफ़ी खुश हो गया और सिकंदर ने उसकी जान बख्श दी और कहा कि हम तुम्हारा राज्य भी तुमको वापस कर देंगे, बस हमारी मदद करो हमको आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि भैया अधीनता किसने स्वीकार की थी, सिर्फ आम्बिक ने स्वीकार की थी, पोरस ने नहीं। ठीक है, पोरस ने क्या की, मित्रता की, और इसी मित्रता के देखते हुए पोरस को सिकंदर की पत्नी जिसका नाम था रेक्सोना, उसने राखी भी बांधी। ठीक है, तो सिकंदर की पत्नी जिसका नाम था रेक्सोना, उन्होंने क्या किया था, पोरस को राखी भी बांधी थी। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, इससे पोरस ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब देखिए सिकंदर और पोरस की जहाँ पर लड़ाई हुई थी, किस नदी के, कभी कभी पूछ लेता किस नदी के किनारे लड़ाई हुई थी, तो अभी के समय आप क्या बोलते हो, झेलम बोलते हो। उस समय वितस्ता बोला जाता था, लेकिन सिकंदर क्या इसको बोलता था, सिकंदर बोला था हाइडे स्पीच। ठीक है, ग्रीक भाषा में झेलम नदी को या वितस्ता नदी को क्या बोला जाता था, हाइडे स्पीच बोला जाता था। ध्यान रखिएगा भैया, क्या कहा जाता था, हाइडे स्पीच कहा जाता था। तो पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था, वितस्ता, झेलम या फिर हाइडे स्पीच, ध्यान रखिएगा नाम। ठीक है, बात करें सिकंदर की, तो सिकंदर का अन्य नाम अगर देखा जाए तो सिकंदर का दूसरा नाम अलेक्जेंडर निकेटर था। इसके पिता का नाम फिलिप था, इनकी पत्नी का नाम रेक्सोना था। ठीक है, सिकंदर रहने वाला कहाँ का था, तो यूनान यानी ग्रीक का रहने वाला था। इस समय उसे मैसिडोनिया के नाम से आप जानते हो। मैसिडोनिया का फारसी नाम मकदूमिया है। ठीक है, मैसिडोनिया का फारसी नाम क्या है, मकदूमिया है। ठीक है, अब अगर बात करें कि देखिए सिकंदर जो है भारत में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन उसके प्रवेश को विफल किसने बना दिया, विफल बना दिया चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर के विफल कर दिया। ठीक है, विफल कैसे किया, एक कहानी है, वो आपको लाइव क्लास में मैं बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि कहानी यहाँ पे पूछेगी नहीं आपसे, तो कहानी मत सुनिए, यहाँ पर कंटेंट लीजिए, कहानी हम आपको लाइव क्लास में बताएंगे। ठीक है, लाइव क्लास में पड़ी हुई है, लाइव क्लास है भी, तो आप वहाँ पर जा करके प्लेलिस्ट में जा करके देख भी सकते हो, वहाँ पर हमने पूरा बताया है आपको, यहाँ पर कहानी मत सुनिए। ठीक है, यहाँ पर आप कंटेंट लीजिए। ठीक है, बात आती है कि सिकंदर ने कितने देशों को विजय किया था, सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता था। तो कितने इन्होंने देश विजय किए थे, तो लगभग 6 से 7 देश विजय किए थे। देखिए भारत को इन्होंने पूरी तरीके से विजय नहीं कर पाए थे, और अगर देखा जाए तो वर्तमान भारत को तो भी नहीं पाए थे।
ठीक है, क्योंकि उस समय अगर देखा जाए तो उस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत का ही पार्ट था, लेकिन इस समय जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत का पार्ट नहीं है। तो अगर वर्तमान भारत की बात करें तो वर्तमान भारत को सिकंदर छू भी नहीं पाया था। अब कहोगे सोचोगे कि 6-7 देश जो है विजय कर पाया था, इसलिए इसे तब भी इसको विश्व विजेता क्यों कहा जाता? तो भैया उस समय इतने ही देश का पता था, इसलिए इतने ही देश वो जीत पाया था। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता था? विश्व विजेता कहा जाता था। जिसमें कौन कौन से देश थे? तुर्की था, सीरिया था, ईरान, इराक, मिस्र और भारत। भारत में भी कौन सा? जो गांधार वाला एरिया था वो भारत में प्रवेश कर रहा था। तो उसमें क्या हो गया? विफल हो गया। विफल होने के बाद ये क्या किया कि भाई अब चलो चलते हैं वापस, आगे जाने वाला नहीं है। तो जब ये वापस होने लगा तो ये ईरान जो इराक वाला रास्ता है, इराक वाले रास्ते से जा रहा था, तभी इसके पेट में दर्द हुआ और मतलब इसको क्या हो गया था? डायरिया हो गया था। ठीक है, तो डायरिया होने की वजह से क्या हो गया? इसकी 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। कहाँ पे हुई? तो इराक में हुई। इराक में एक जगह है बेबीलोन। ठीक है, इराक में एक जगह है बेबीलोन, वहीं पर क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हुई तो इसका घोड़ा था, घोड़े का नाम था बुकेफराल। ठीक है, जब देखा कि मेरे मालिक की मृत्यु हो गई तो इसको भी सदमा लग गया और ये भी वहीं मर गया। तो सिकंदर और उसके घोड़े बुकेफराल की समाधि जो है एक दूसरे के अगल बगल में है। कहाँ पर है? बेबीलोन में है। ध्यान रखिएगा, इनके 2 सेनापति थे, एक का नाम था नियारकस और एक का नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर थल सेनापति था और नियारकस जो है नौ सेनापति था। ठीक है, नियारकस कौन सा था? नौ सेनापति, और सेल्यूकस निकेटर जो था थल सेनापति था। ठीक है, तो 2 सेनापति थे। जब ये आए थे तो 2 सेनापतियों के साथ में आए थे, यानी कि इनके पास नौसेना भी थी और थल सेना भी थी। नौसेना वापस हो गई थी लेकिन थल सेना वापस जा रही थी। लेकिन जब सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर फिर से अपनी सेना लेकर के वापस आए। ठीक, लेकिन ये हम पढ़ेंगे जब सेल्यूकस निकेटर आए तो ये इनको आते आते तब नंद वंश से कहाँ हम पहुंच गए थे? नंद वंश से हम पहुंच गए थे मौर्य वंश में। ठीक है, तो नंद वंश खत्म हो गया था और हम आ गए थे मौर्य वंश में। तो जब सेल्यूकस निकेटर वापस दोबारा से भारत आते हैं तो उसके में हम क्या पढ़ेंगे? मौर्य वंश पढ़ेंगे। उस समय हम मौर्य वंश पढ़ रहे होंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं यहाँ पर आगे धनानंद की। तो देखिए धनानंद का अगर देखा जाए तो धनानंद की पुत्री का नाम था दोधरा। ठीक है, धनानंद काफ़ी ज़्यादा क्रूर और काफ़ी ज़्यादा घमंडी शासक था। ये दिन भर जो है अपने ही मस्त रहता था। दिन भर नाच गाना ऑर्केस्ट्रा देखा करता था, नाच नौटंकी, और इसको अपने शासन प्रशासन से कोई मतलब ही नहीं था। प्रजा पर खूब अत्याचार करता था, अपने परिवार वालों को भी कुछ नहीं समझता था। तो इसकी पुत्री जो दोधरा थी वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मर जाए अच्छा है। ठीक है, तो ये भी क्या कि ये जो है इसको पता चला कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसको मारना चाहता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब मारना चाहता था तो इससे मिल गए दोधरा। दोधरा ने कहा कि ये गुप्त द्वार है, इधर से चले जाओ, गुप्त रास्ता है, इधर से अगर जाओगे तो तुम सीधे कहाँ पहुँचोगे? इनके कक्ष में पहुँचोगे। अब भाई साहब क्या हुआ? दोधरा और चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ पहुँच गए? धनानंद के कक्ष में पहुँच गए। धनानंद वहाँ बैठे शराब पी रहे थे और नाच देख रहे थे। पहुँचे चंद्रगुप्त मौर्य और क्या कर दिया? इनकी हत्या कर दी। और इनकी हत्या करने के बाद में किस वंश की स्थापना कर दी? मौर्य वंश की स्थापना कर दी। और भाई अब देखिए दोधरा को भी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो दोधरा की क्या किया था? दोधरा ने इनकी मदद की थी, तो दोधरा बन गई इनकी पत्नी। क्या बन गई? पत्नी बन गई। तो दोधरा क्या बन गई? पत्नी बन गई। क्लियर? बताइए। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट होता है आपका। आगे हम जो है मौर्य वंश करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मौर्य वंश हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। मौर्य वंश क्यों नहीं कंप्लीट कर सकते हैं? क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है। मौर्य वंश काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो मौर्य वंश अगर हम सेपरेट पढ़ेंगे अलग से तो आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा और आप एक अलग से मौर्य वंश का नोट्स भी बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।